साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज़ है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज़ जो है आराम से देखो। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये प्राकृत संख्याएं क्या होती है ना। तो देखो, प्राकृत संख्या हम उसे कहते हैं जो एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है, यानी 1 2 3 4 इसके बाद ये जो गिनती है वो चलती जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। तो ऐसी सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहते हैं। और हमें इस प्रश्न में क्या करना है? अगली 3 प्राकृत संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखो, 1 के बाद 2 हमें कैसे मिला? जब हमने इसमें 1 जोड़ा तब हमें 2 मिला। फिर 2 के बाद हमें 3 कब मिला? जब 2 में हमने 1 और जोड़ा तो हमें क्या मिला? 3 मिला। तो अगली संख्याएं कैसे मिलती है? जब हम किसी संख्या में 1 जोड़ते हैं तो उसकी आगे वाली संख्या हमको मिलती है ना। तो यहाँ पर हमें आगे वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे? देखो, यहाँ पर हमें संख्या क्या दी है? हमें संख्या दी है 10,999। अब इसकी आगे की संख्या हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसमें 1 जोड़ेंगे। तो देखो, 9 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, हासिल लगेगा 1। 9 और 1 हो जाएगा 10, हासिल लगेगा 1। वो हासिल का 1 और 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। यहाँ आ जाएगा हासिल, है ना। तो यहाँ आएगा 0 और हासिल 1। 0 और 1 क्या हो जाएगा? 1। और फिर अगला ये 1, यानी कि जब हम 10,999 में 1 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 11,000 मिलेगा। अब जब हम 11,000 में 1 और जोड़ेंगे तो इसके आगे की संख्या मिल जाएगी, यानी हमें कितना मिल जाएगा? 11,001 मिल जाएगा, है ना। फिर 11,001 में हम 1 और जोड़ेंगे तो हमें 1 और 1 जुड़कर कितना हो जाएगा? 2, यानी हमें मिलेगा 11,002। ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न क्या है? 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो देखो, ठीक पहले आने वाली संख्या हमें कैसे निकालनी है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ 3 है और इसके पहले वाली संख्या क्या है? 2 है। तो ये 2 हमें कैसे मिला? जब हमने 3 में से 1 घटाया तो हमें 2 मिला। फिर अगर 2 के आगे वाली हमें, मतलब पीछे वाली हमें संख्या चाहिए, तो इसमें से हमें 1 और घटाएंगे तो हमें इसके पीछे वाली संख्या मिल जाएगी। यानी अगर मुझे किसी संख्या की पीछे की संख्याएं ज्ञात करनी है तो उस संख्याओं से हमें क्या करना है? 1 घटाना है। तो यहाँ पर देखो, दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? हमें यहाँ पर संख्या दी है 10,001, ठीक है। और मुझे इसके ठीक कौन सी संख्या चाहिए? बाद वाली संख्या चाहिए, पीछे वाली संख्या चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसमें से 1 घटा देंगे, 1 माइनस कर देंगे, है ना। तो जैसे ही हम 1 माइनस करेंगे तो 1 में से 1 गया 0, यानी 10,001 के पीछे की संख्या में क्या मिलेगी? 10,000 मिलेगी। फिर हमें 10,000 के पीछे की संख्या चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 10,000 में से 1 निकाल देंगे। अब 10,000 में से 1 निकालने पर देखो घटाना कैसे है? तो देखो, 10,000 और इसमें से हमें 1 निकालना है। 0 में से 1 जाएगा नहीं, ये इससे उधार लेगा, लेकिन इसके पास है नहीं कुछ भी। तो ये कुल मिला के कहाँ से उधार आएगा? यहाँ से। ये इसको उधार देगा तो ये 0 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा, है ना। 10 में से ये इसको उधार देगा तो ये कितना बन जाएगा? 9 बन जाएगा। बात समझ में आई? अब ये 10 बनेगा, ये इसको उधार देगा तो ये 9 बन जाएगा। फिर ये इसको उधार देगा तो 9 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। अब 10 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 9। फिर 9 में से 0 गया 9, 9 का 9, फिर ये 9 का 9, यानी हमारी संख्या बनेगी 9,999। तो 10,000 में से जब हम 1 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 9,999। फिर 9,999 में से हम 1 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 9,998। तो ये हमारी पीछे की 3 संख्याएं हो जाएगी, है ना। इस प्रकार से हमें ये पहला और दूसरा प्रश्न करना है। अब है प्रश्न 3, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? यानी कि हमें पहले ये समझना है कि पूर्ण संख्या होती क्या है। देखो, प्राकृत संख्या हमने पढ़ी। प्राकृत संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या हम किसे कहते हैं? तो वे संख्या जो 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। और यहाँ हमारा प्रश्न है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे पहले कौन आ रहा है? 0। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या होगी? 0, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 0, ठीक है।
फिर है चौथा प्रश्न, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो देखो, जब भी आपको ऐसे प्रश्न दे कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं आएगी, तो आपको इसको सीधा शॉर्ट में कैसे करना है। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 53, तो आपको 53 लेना है। छोटी संख्या कौन सी है, 32, तो 53 में से आप क्या करोगे, 32 को घटा दोगे। फिर जब इसको घटाओगे तो इसमें से हमें एक और घटाना है। ठीक है, ऐसा करोगे तब आपको 53 और 32 के बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी वो मिल जाएगी। तो देखो, पहले हम 53 में से 32 घटाएंगे, तो 3 में से 2 गया 1 और 5 में से 3 गया 2, ये हो गया 21। अब हमें -1 करना है, तो 21 में एक गया तब बच जाएगा 0, यानी कि हम यहाँ उत्तर लिखेंगे 32 और 53 के बीच में कुल 20 संख्याएं, 20 पूर्ण संख्याएं हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 32 के बाद में क्या आता है, 32 के बाद में आता है 33, फिर 34, फिर आपकी ये संख्याएं लिखते जाना है। पचास, 51, 52 और 53। हमें क्या करना है, 53 और 32 के बीच की संख्याएं बतानी है। तो ये सभी संख्या गिनो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो 32 और 53 के बीच में कुल 20 संख्याएं हैं। मेरे ख्याल से ये जो ऊपर वाला हमने किया है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप ऐसे ऊपर वाला करना, वो ठीक रहेगा। ठीक है। प्रश्न 5 है, निम्न के परवर्ती लिखिए। तो देखो, इस प्रश्न को करने से पहले हम दो चीज़ें समझेंगे कि किसी भी पूर्ण संख्याएं जो होती है उसमें एक होता है परवर्ती और एक होता है पूर्ववर्ती। अब ये परवर्ती क्या होता है, तो किसी भी संख्या की जो आगे की संख्या होती है उसे हम परवर्ती कहते हैं, और किसी भी संख्या की पीछे की जो संख्या होती है उसे हम पूर्ववर्ती कहते हैं। जैसे पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्या हमारी 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती जाएगी। तो ऐसी सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब मान लीजिए मुझे 2 का परवर्ती चाहिए, तो 2 के आगे क्या आता है, 3। अब 2 का परवर्ती क्या होगा, 3। ठीक है, अब ये हमें कैसे मिला, तो जब हमने 2 में 1 जोड़ा तो हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब मान लीजिए मुझे 3 का पूर्ववर्ती चाहिए, पूर्ववर्ती मतलब पीछे वाली संख्या, तो 3 के पीछे वाली संख्या हमारी कितनी है, 2। तो 3 के पीछे वाली हमें संख्या कैसे मिली, जब हमने 3 में से 1 घटा दिया। तो किसी भी संख्या की परवर्ती अगर संख्या हमें चाहिए तो उसमें आप क्या करो, 1 जोड़ दो, और किसी भी संख्या की हमें पूर्ववर्ती संख्या चाहिए तो उसमें से 1 घटा दो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम ये करते हैं, देखो यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है, परवर्ती ज्ञात करना है। तो ए में जो संख्या हमें दी है वो है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, यानी संख्या हमारी है 24,40,701। अब इसका मुझे क्या चाहिए, परवर्ती चाहिए। ठीक है, तो इसका परवर्ती निकालने के लिए हम क्या करेंगे, का परवर्ती बराबर हम क्या करेंगे, 24,40,701 में 1 जोड़ देंगे। तो 1 और 1 जुड़कर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारी जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी 24,40,702। ये हो जाएगा इसका परवर्ती। अगर मुझे अगला जो संख्या है बी, वो क्या है, देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी संख्या हमारी है 1,01,99, और इसका मुझे क्या चाहिए, परवर्ती चाहिए। परवर्ती कैसे निकालेंगे, इसमें हम 1 जोड़ेंगे, यानी कि 1,01,99 में हम जब 1 जोड़ेंगे तो देखो इसको जोड़ना कैसे है, 1,01,99 में 1 जोड़ना है। तो 9 और 1 हो गया 10, हासिल लगेगा 1, 9 और 1 हो गया 10, हासिल आया 1, 1 और 1 2, फिर 0 0 1, यानी 1,02,000। तो ये संख्या बनेगी 1,02,000। फिर इसका हमें सी, देखो सी क्या दिया है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 10,99,999, और इसका हमें क्या चाहिए, परवर्ती चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या में 10,99,999 में 1 जोड़ देंगे। तो देखो यहाँ पर जोड़ कैसे करनी है वो भी समझ लो।
10,99,999, इसमें हमें 1 जोड़ना है। तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10, हासिल लगा 1, 9 और 1 10, हासिल लगा 1, 9 और 1 10, हासिल 1, 9 और 1 10, हासिल 1, 9 और 1 10, हासिल 1, और ये 0 और 1 1, ये बनेगा कितना 11 लाख, है ना। तो हमारी संख्या बनेगी 11 के बाद में कितने जीरो, 5 जीरो। तो इस प्रकार से जो है आपको प्रश्न संख्या 5 करना है। प्रश्न 6 है, निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए, यानी कि पीछे की संख्या में बतानी, और पीछे की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना, 1 घटाना। जैसे a है 94, तो 94 का हमें क्या चाहिए, पूर्ववर्ती चाहिए, पूर्ववर्ती। तो हम कैसे निकालेंगे, 94 में से 1 निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 93। तो 94 का पूर्ववर्ती क्या आ जाएगा, 93 आ जाएगा। फिर देखो b हमारा है 10,000, ठीक है, और इसका हमें क्या चाहिए, पूर्ववर्ती चाहिए, पूर्ववर्ती चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10,000 में से 1 निकाल देंगे। तो यहाँ देखो, ये 10 में से 1 गया 9, फिर ये बनेगा 9 9 9, और ये बन जाएगा 0, यानी संख्या मिलेगी 9,999, ठीक है। ये कैसे घटाना है वो मैं पहले बता चुका हूँ। फिर देखो सी में हमारे पास संख्या है इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी संख्या है 2,08,090, और इसका हमें क्या चाहिए, पूर्ववर्ती चाहिए, ठीक है। तो 2,08,090 में से हम क्या घटा देंगे, 1 घटा देंगे। तो देखो ये इसको उधार देगा, ये 10 बनेगा, 10 में से 1 गया 9, फिर ये 8 बन जाएगा, तो ये आ गया 8। फिर जो संख्या है वही लिखनी है हमें, यानी कि 0 8 0 और 2, संख्या बनेगी 2,08,089। फिर देखो डी है इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 76,54,321, और इसका हमें चाहिए पूर्ववर्ती। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, तो 76,54,321 में से 1 घटा देंगे, तो 21 का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी संख्या बनेगी 76,54,320। तो इस प्रकार से जो है आपको प्रश्न संख्या 6 करना है। प्रश्न 7 है, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, इनके बीच में उपयुक्त छोटा और बड़ा का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। यानी हमें जो यहाँ प्रश्न दिए हैं इसमें हमें 2 नंबर दिए हैं। अब इन दोनों नंबर से कौन सा नंबर संख्या रेखा के बाईं ओर है और इन दोनों में कौन बड़ा है वो हमें निशान लगाना है। तो देखो, इसको समझने से पहले हमने ये जाना है कि जो पूर्ण संख्याएं होती है वो क्या होती है, वे संख्या जो 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती रहती है, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, है ना। अब इसकी हमें क्या बनानी है, इसकी हमें संख्या रेखा बनानी है। तो अगर मैं इसकी संख्या रेखा बनाऊंगा तो देखो कैसे बनेगी। ये संख्या रेखा का मतलब एक सीधी लाइन होती है, और ये संख्या रेखा कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से। तो यहाँ पर ये 0 से शुरू हो रही है, फिर उसके बाद ये निश्चित अंतराल होता है, और निश्चित अंतराल के बाद संख्या ये 1 आती है, फिर 2 आती है, 3 आती है, 4 आती है, और ऐसे ये संख्या लगातार चलती रहती है। इस तीर का मतलब ये है कि ये आगे की ओर चलती रहेगी, 100 200 करोड़ 10 करोड़, है ना, ऐसे चलती रहेगी। अब हमें यहाँ पर क्या दिया है कि कौन सी संख्या बाईं ओर स्थित है। तो देखो, अगर मैं 0 से इधर की बात करूं तो इधर जितनी भी संख्याएं हैं 0 के इस साइड में वो सब दाईं ओर स्थित है। यानी कि अगर मैं बराबर के इस तरफ संख्याएं बात करूं तो बराबर की ये जो साइड है वो दाईं साइड है, और बराबर की ये जो साइड है वो क्या होती है, बाईं साइड होती है ना। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं 2 संख्याओं को लूँ, जैसे मैंने ले लिया संख्या 3 और संख्या 4, तो संख्या 3 जो है वो 4 के किस तरफ है, इस तरफ है। तो जो संख्या इस तरफ होगी वो क्या होगी, बाईं ओर होगी, और जो संख्या इस तरफ होगी वो किधर होगी, दाईं ओर होगी। यानी 4 जो है वो 3 के दाईं ओर है और 3 4 के बाईं ओर है। बात समझ में आई। यानी कि जो संख्या छोटी होगी, जो संख्या छोटी होगी वो बाईं ओर होगी, और जो संख्या बड़ी होगी वो कहाँ होगी, दाईं ओर होगी। ये बात समझ में आ गई। अब ये बड़ी आसानी से हमारा प्रश्न हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, एक संख्या दी हमें 530 और एक संख्या दी हमें 503। बताओ बड़ी कौन है, 530 बड़ी है और 503 छोटी है। तो जो संख्या छोटी होगी वो कहाँ होगी, बाईं ओर स्थित होगी। तो हम लिखेंगे जो 503
है ना। 503 संख्या 530 के बाईं ओर स्थित है, बाईं ओर स्थित है ना। क्योंकि ये संख्या छोटी है, तो ये छोटी है तो कहाँ होगी, बाईं ओर स्थित होगी, है ना। किसके बाईं ओर होगी, 530 के बाईं ओर होगी। बात समझ में आई। क्योंकि संख्या रेखा में पहले क्या आएगा, 503 आएगा, फिर इसके बाद में क्या आएगा, 530 आएगा। तो बाईं ओर कौन है, 503 है, और दाईं ओर कौन है, 530 है ना। और हमें ये चिन्ह भी लगाना है। तो देखो 503 तो हमारा छोटा है और 530 हमारा बड़ा है। तो 530 की साइड में हमें ऐसे मूव करना है। और अगर 530 आप इस तरफ लिखते हो और 503 इस तरफ लिखते हो, यानी अगर आप ऐसे करते हो, 530 आपने इस तरफ लिख दिया और 503 इस तरफ लिख दिया, तो ये मुंह इधर आएगा। यानी बड़ी संख्या के साइड में मुंह यहाँ पर खुला रहेगा और छोटी संख्या के साइड में ये मुंह बंद रहेगा, है ना। वो आपकी इच्छा, चाहे आप ऐसे करो या फिर ऐसे करो, दोनों में से एक चलेगा। फिर देखो बी में यहाँ पर एक संख्या दी 370 और एक संख्या दी 307। छोटी कौन है, 307। तो ये संख्या इस संख्या के बाईं ओर होगी, है ना। तो हम लिख सकते हैं 307 370 के बाईं ओर स्थित है। और जो 307 है वो छोटा है और 370 बड़ा है। तो 370 में हमें क्या करना है, मुंह खुला रखना है। फिर देखो सी हमारा है इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 98,765, है ना। और दूसरी संख्या है 56,789। अब ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है ना। तो ये संख्या कहाँ होंगी, दाईं ओर होगी, है ना। यानी 98,765 56,789 के दाईं ओर स्थित है, क्योंकि ये बड़ी है। तो बड़ी है तो दाईं ओर, छोटी है तो बाईं ओर। और दोनों में बड़ा कौन है, तो 98,765 बड़ा है और 56,789 छोटा है। तो ये हमारा सी पॉइंट हो गया। अब है डी। तो डी में देखो हमारी संख्या है इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 98,30,415। और दूसरी संख्या है 1,23,001। तो ये करोड़ है और ये 98 लाख है। तो बड़ा कौन है, ये वाला, और ये छोटी संख्या है। तो इस तरफ अगर जो कोई संख्या छोटी आती है तो हमें बाईं ओर लिखना है, और इस तरफ अगर संख्या बड़ी होती है तो हमें दाईं ओर लिखना है। तो इस तरफ हमारी संख्या छोटी है तो ये संख्या इस संख्या के किस तरफ है, बाईं ओर स्थित है, बाईं ओर स्थित है। और इन दोनों में बड़ा कौन है, देखो 98,30,415 छोटा है और 1,23,001 हमारा क्या है, बड़ा है। 1,23,001 ये बड़ा है और ये छोटा है। तो इस तरफ हमें क्या करना है, मुंह खुला करना है। तो ये हमें प्रश्न संख्या 7 करना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है। यानी हमें सत्य और असत्य बताना है। तो यहाँ ए है, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब असत्य क्यों होगा इसको समझो। यहाँ कह रहा है किसकी बात हो रही है, प्राकृत संख्या की बात हो रही है ना। ए में किसकी बात हो रही है, प्राकृत संख्या की बात हो रही है। और प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है ना। ये तो हमारी होती है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या हमारी क्या आएगी, 1 आएगी। जबकि ये कह रहा है शून्य जो है वो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो इसलिए हमारा ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। शून्य किसकी छोटी संख्या है, तो शून्य पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है ना। तो अगर हमें पूर्ण संख्या का कहता तो पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 0 होती है। बी है, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। अब 399 का हमें पूर्ववर्ती बताना है। पूर्ववर्ती मतलब पीछे वाली संख्या। यानी 399 में से जब हम 1 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 398 मिलेगा। जबकि यहाँ पर ये उत्तर कितना आ रहा है, 400। तो 400 इसका पूर्ववर्ती नहीं है, इसका क्या है, परवर्ती है।
इसलिए ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बात समझ में आई? यानी कि हमें 399 का जो है पूर्ववर्ती बताना, पूर्व मतलब एक घटाना, तो हमें 398 मिलेगा, जबकि यहाँ पर कितना आ रहा है, 400 आ रहा है, इसलिए ये कथन हमारा क्या हो गया, असत्य। पहला असत्य, दूसरा असत्य। तीसरा देखो, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो मैंने अभी आपको बताया था पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से, है ना। तो पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0 होगी। तो ये कथन हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक है। फिर देखो 600 संख्या 599 का परवर्ती है, यानी हमें 599 का परवर्ती बताना है। तो 599 में हम जब एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, यानी यहाँ पर सही है ये कथन, तो ये हो गया सत्य। ई है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं, तो ये कथन हमारा क्या होगा, सत्य होगा। क्यों होगा, अब इसको समझो। यहाँ पर प्राकृत संख्याएं दी हुई है, तो सभी प्राकृत संख्याएं क्या पूर्ण संख्या में आ रही है क्या, तो बिल्कुल आ रही है। देखो यहाँ पर एक 0 ज़्यादा आ रहा है, जबकि यहाँ पर 1 2 3 4 और उसके बाद सारी संख्याएं किस में मिल रही है, पूर्ण संख्या में मिल रही है। इसका मतलब सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है, इसलिए ये हमारा कथन सत्य हो जाएगा। फिर अगला है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है, तो ये कथन हमारा असत्य होगा। अब क्यों होगा इसको समझो। ये कह रहा है कि अब सभी पूर्ण संख्याएं, यानी जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, क्या वो हमें प्राकृत संख्याओं में मिलेगी। तो देखो 1 2 3 4 इसके बाद की संख्या तो सारी मिल जाएगी, लेकिन 0 इसमें नहीं मिलेगा। तो जब एक भी संख्या इसमें नहीं मिलती है, इसका मतलब सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होगी। ठीक है, इसलिए ये कथन हमारा क्या होगा, असत्य होगा। फिर है 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है, तो ये कथन भी क्या है, असत्य। क्यों, अब इसको समझो। ये असत्य क्यों है, ये कह रहा है कि कोई भी 2 अंकों की संख्या लो और उसका क्या निकालो, पूर्ववर्ती, यानी उसमें से एक घटा लो। तो जैसे मैंने 2 अंकों की संख्या ली 10 और इसमें से मैंने एक घटा दिया, तो मुझे क्या मिल गया, 9 मिल गया, है ना। तो यहाँ पर मैंने 2 अंकों की संख्या ली और उसका पूर्ववर्ती क्या आया, एक अंक आया, एक अंक ही आया ना। ये 9 मतलब क्या होता है, एक अंक होता है। तो ये कहता है कि इसका कभी भी एक अंक की संख्या आपको नहीं मिलेगी, तो यहाँ तो मिल रही है, इसका मतलब ये कथन क्या है, असत्य है। फिर अगला है h, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या है, असत्य है। क्यों है, तो हमने पढ़ा है कि जो पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या आती है वो क्या होती है, 0 होती है ना। इसलिए ये कथन भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फिर अगला कथन है प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, तो हमें यहाँ पर बताना है पूर्ववर्ती किसका, 1 का। तो ये कथन हमारा क्या है, सत्य है ना। क्यों है, तो इसको समझो। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से, तो 1 का हमें पूर्ववर्ती यानी पीछे की संख्या बतानी है। अब पीछे तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब 1 का पूर्ववर्ती नहीं हो सकता, और यही कथन कह रहा है कि 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। ठीक है। फिर अगला कथन है पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, तो यहाँ पर तो है भाई, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, तो हमें 1 का पूर्ववर्ती मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। जबकि ये कह रहा है कि 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो ये कथन क्या हो गया, असत्य, है ना, क्योंकि 1 का पूर्ववर्ती होता है। फिर अगला देखो, पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, 11 और 12 के बीच में कोई संख्या है ही नहीं, तो 13 कहाँ से आएगी बीच में। ठीक है, तो ये हमारा कथन क्या है, असत्य है। फिर अगला है पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, अब ये कथन सत्य है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी आ रही है, पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या का तो पूर्ववर्ती यानी पीछे वाली संख्या कैसे आएगी, स्टार्ट ही ये कहाँ से हो रही है, 0 से हो रही है, तो ये कथन हमारा सत्य होगा। फिर अगला है 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों, कि अगर मुझे क्या बताना है, परवर्ती किसका, 2 अंकों का, तो अगर मैं 99 का परवर्ती बताऊं तो इसमें परवर्ती का मतलब एक जोड़ना, तो क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। और 100 कैसी संख्या है, 3 अंकों की संख्या है ना। और ये कह रहा है कि 2 संख्याओं का परवर्ती हमेशा 2 अंक का ही होता है, तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको ये प्रश्नावली 2.1 करनी है। और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।